What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेल्थ और इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन ट्रेंड्स को ट्रैक करने वाली हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई कि इंडिया से करीब 6,500 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNIs या HNWIs इस साल बाहर सेटल होने वाले हैं। HNIs या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स उन लोगों को कहा जाता है जिनकी इन्वेस्टेबल वेल्थ $1 मिलियन या उससे ज्यादा हो। HNIs के यूजुअली कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल नीड्स और यूनिक इन्वेस्टमेंट गोल्स होते हैं, जिसके लिए स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज और एक्सपर्टीज जरूरी होती हैं। इसीलिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स, प्राइवेट बैंक्स और वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स इन्हें एक वैल्यूएबल डेमोग्राफिक ग्रुप मानते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं और उनके वेल्थ और स्पेंडिंग हैबिट्स का इंडस्ट्रीज और मार्केट्स पे काफी इम्पैक्ट होता है। एस्टिमेट्स के मुताबिक इस साल चाइना के बाद भारत से सेकंड बिगेस्ट नंबर ऑफ मिलियनियर्स का पलायन होगा। पिछले साल भारत ने 7,500 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को खोया था, जो चाइना के 10,800 और रशिया के 8,500 के बाद थर्ड हाईएस्ट नंबर था। हेनले एंड पार्टनर्स के डेटा में यह भी पाया गया कि 2013 और 2022 के बीच इंडिया से 48,500 HNWIs बाहर जा चुके हैं। वहीं इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आउटफ्लोज उतने कंसर्निंग नहीं है, क्योंकि बावजूद इस माइग्रेशन के इंडिया में मिलियनियर्स की संख्या काफी बढ़ी है। इनफैक्ट 2023 में टोटल 3,44,600 रेसिडेंट मिलियनियर्स में नेट लॉस सिर्फ 1.9% हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि HNIs का इमिग्रेशन सिर्फ भारत की रियलिटी है। हेनले एंड पार्टनर्स के CEO डॉक्टर ज्यूर्ग स्टेफन का कहना है कि पिछले कुछ दशकों में मिलियनियर माइग्रेशन स्टेडली बढ़ता जा रहा है और ग्लोबली 2023 और 24 में करीब 1,22,000 से 1,28,000 मिलियनियर्स के माइग्रेट करने की उम्मीद है। और इस माइग्रेशन के ट्रेसेस पूरी दुनिया में देखे जा सकते हैं। और जहां तक बात इंडियन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल पॉपुलेशन की है, तो साल 2022 के अंत तक इंडिया दुनिया के 10 रिचेस्ट कंट्रीज में से एक था। आज भारत में 3,44,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, 1,078 सेंटी मिलियनियर्स हैं, यानी जिनकी वेल्थ 100 मिलियन से ज्यादा है, और 123 बिलियनियर्स हैं, यानी वो लोग जिनकी वेल्थ 1 बिलियन या रुपीस 8,200 करोड़ के ऊपर है। कंपैरिजन के तौर पे देखिए तो चाइना में इस वक्त 7,80,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं और 285 बिलियनर्स हैं। वहीं यूएसए में 52,70,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं और 770 बिलियनर्स हैं। लेकिन ये भी सच है कि मिलियनर्स के पलायन से गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू और देश में ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे आखिर वो कौन से कारण हैं जिनके चलते इंडिया जैसी एक राइजिंग सुपर पावर अपनी मिलेनियर पॉपुलेशन को खो रही है, और इस लॉस का कितना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हम पर पड़ने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 1 के पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, HNIs की वैसे कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। ये कंट्री टू कंट्री और कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट वेरी करता है। फॉर एग्जांपल, यूएस में HNI वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी नेटवर्थ $1 मिलियन से ज्यादा होती है। वहीं भारत में 1 करोड़ नेटवर्थ होने से HNI का क्वालिफिकेशन मिल जाता है। प्राइवेट वेल्थ मैनेजर्स खासतौर पर इन HNIs के साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एक इंडिविजुअल की वेल्थ बढ़ती है, वैसे वैसे उसके एसेट्स को मैनेज करना कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसीलिए HNIs को इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ई-स्टेट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग और दूसरे फाइनेंशियल एरियाज में पर्सनलाइज सर्विसेज में असिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है। हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का HNI क्लासिफिकेशन के लिए अपना अलग क्राइटेरिया होता है, जैसे मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट्स या फिर एक सर्टेन लेवल तक बैंक्स में डिपॉजिटरी अकाउंट्स। लेकिन चाहे जैसे भी क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन हो, ये बात वाइडली एक्सेप्टेड है कि HNIs एक वैल्यूएबल कस्टमर बेस है, जिनके पीछे इन्वेस्टमेंट के लिए कॉर्पोरेट्स लगे रहते हैं। किसी भी देश के लिए HNIs मैटर करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किए गए टैक्स में उनका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है। साथ ही NHIs फिलैंथ्रोपी या चैरिटी जैसे इनिशिएटिव्स को भी लीड करते हैं और ग्लोबली अलग अलग कॉजेस के लिए ब्रांड एम्बेसडर्स के तौर पर भी चुने जाते हैं।
भारत जैसे एक राइजिंग इकोनॉमी में मिलेनियर्स का पलायन इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी पे उनका कॉन्फिडेंस गिर रहा है। और ये ट्रेंड देखा गया है कि किसी देश के अगर हालात बुरे हों तो जनरली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स सबसे पहले माइग्रेट करते हैं। अपनी वेल्थ की वजह से HNIs काफी मोबाइल होते हैं और उनके ट्रांसनेशनल मूवमेंट से देश के फ्यूचर ट्रेंड को प्रेरित किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इंडिया से मिलेनियर्स के एक्सोडस का क्या कारण है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि प्रोहिबिटिव टैक्स लेजिस्लेशन और आउटबाउंड रेमिटेंसेस से जुड़े कॉम्प्लेक्स रूल्स के मिस इंटरप्रिटेशन और अब्यूज के चलते HNIs भारत छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। एक तरफ जहां ओल्ड इंडस्ट्रीज बेस इंटैक्ट है, वहीं टेक एंटरप्रेन्योर्स की एक नई जनरेशन अपनी वेल्थ को डाइवर्सिफाई करने के लिए उन कंट्रीज की ओर जा रहे हैं जहां उन्हें मेजॉरिटी बेनिफिट्स और लो टैक्स रेट्स मिले। खैतर एंड को के डायरेक्ट टैक्स, प्राइवेट क्लाइंट एंड इन्वेस्टमेंट फंड प्रैक्टिसेस के पार्टनर विजय अजिंक्य का मानना है कि 2020 और 2021 के दौरान बढ़ते स्ट्रिक्ट टैक्स रेसिडेंसी रूल्स और इंडिविजुअल टैक्सेशन रेट्स में ना मिलने वाले रिलीफ की वजह से HNIs देश छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। UAE और सिंगापुर जैसे देश आज हाई नेटवर्थ इंडियंस के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बन चुके हैं क्योंकि वहां भारत के मुकाबले इंडिविजुअल टैक्स रेट्स काफी लो हैं। 30% टैक्स रेट के ऊपर 37% सरचार्ज लगने पर इंडिया में टैक्स का मैक्सिमम मार्जिनल रेट 42.74% तक बढ़ जाता है। ऐसे में ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स रेट रिड्यूस करना प्रायोरिटी होना चाहिए ताकि इस माइग्रेशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन टैक्स रेट को रिड्यूस करने के साथ साथ इंडिया में रेसिडेंसी पीरियड को डिटरमाइन करना भी क्रूशियल है। दरअसल इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 में इंडियन विजिट कर रहे इंडियन सिटीजन्स और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस किए थे, जहां गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि टैक्स पर्पसेस के लिए एक इंडिविजुअल को तभी इंडियन सिटीजन माना जाएगा जब वो भारत में 120 दिन से ज्यादा रहे। रेसिडेंसी स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए कट ऑफ इससे पहले 183 डेज हुआ करता था। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस रिडक्शन पॉलिसी ने बैकफायर किया है क्योंकि अब अमीर इंडियंस भारत के बदले अपने टैक्स को बचाने के लिए कहीं और सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे। जहां इन्वेस्टमेंट कंपनीज या इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व कई बिजनेसेस के लिए इंडिया में न रहना उनके टैक्स प्लानिंग का हिस्सा बन चुका है। वो इंडिया में इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि वो यहाँ के टैक्स नेट में नहीं फंसना चाहते। ऐसे में एक इंडिविजुअल पर कौन सी कंट्री पर्सनल टैक्स इंपोज कर सकती है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल उस कंट्री में कितने दिन रहा। यही कारण है कि बहुत से NRIs दुबई, लग्जमबर्ग, हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों में रहकर इंडिया में अपने स्टे को रिड्यूस करते हैं ताकि वो उस टैक्स स्लैब में आने से बच सकें। इसी तरह अब इंडियन NHIs भी देश के बाहर ऐसे टैक्स हेवंस को ढूंढ रहे हैं जहां वो साल के 240 दिनों से ज्यादा गुजार सकें ताकि इंडिया में उनकी एक्टिविटीज पर लगने वाले हैवी टैक्सेस से उनके बिजनेस को बचाया जा सके। टैक्सेशन के अलावा HNIs के लिए इंडिया का बिजनेस माहौल भी दूसरी कंट्रीज के मुकाबले वीक और डिस्करेजिंग लगता है, जो उनके पलायन का दूसरा मेजर कारण है। दोस्तों, पिछले एक दशक में भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी इंप्रूव किया है। जहां 2014 में वर्ल्ड बैंक द्वारा निकाली जाने वाली इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 142 थी, वहीं 2022 में भारत की रैंकिंग 63rd थी। साथ ही EIU यानी इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा साल 2022 में किए गए सर्वे के मुताबिक 2023 से 2027 के बीच इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट दुनिया में 10th पोजीशन पर रहने वाला है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन तमाम इंप्रूवमेंट्स के बावजूद भारत में मिलेनियर्स के लिए वो सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं बन पा रहा है जो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का होना चाहिए। 2018 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन के साथ एक इंटरव्यू में मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट रुचिर शर्मा ने एंटी करप्शन और रेगुलेटरी क्रैकडाउन जैसे रीजंस को डिस्क्राइब किया था, जिसके कारण मिलेनियर्स भारत छोड़कर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एंटरप्रेन्योर भारत में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसे टैक्सेशन से रिलेटेड 8 प्रायर क्लियरेंसेज, एनवायरमेंट और पोल्यूशन से रिलेटेड 5 क्लियरेंसेज और लगभग 1 दर्जन दूसरे प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्लियरेंसेज ऑब्टेन करने पड़ते हैं। हर एक क्लियरेंस के लिए सिर्फ ज्यादा रिश्वत ही नहीं बल्कि हजारों पेपर वर्क लग जाता है और ऊपर से अननेसेसरी डिलेज।
साथ ही सरकार के अनेक प्रयासों के बावजूद आज भी बिजनेसेस के लिए कंस्ट्रक्शन परमिट, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, टैक्स पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन को रिजॉल्व या इंप्लीमेंट करना एक टेढ़ी खीर है। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में बिजनेस एनवायरनमेंट काफी सुपीरियर है। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ स्ट्रिक्ट रूल्स और गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन वहाँ छोटे से छोटे काम के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ता। यही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चरल हर्डल्स, सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट चैलेंजेस के चलते बिजनेसेस इंडिया से एग्जिट करने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। इन सब के अलावा कहीं ना कहीं आज नॉन क्रिप्टो करंट फ्रेंडलीनेस जैसे मॉडर्न फैक्टर्स भी एचएनआईज के आउटफ्लक्स का कारण बनते जा रहे हैं, जहां इस तरह की करेंसीज का इंडिया में प्रॉपर वैलिडेशन ना होना भी एचएनआईज को एल सल्वाडोर जैसे देशों का रास्ता दिखा रहे हैं। दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके चलते एचएनआईज इंडिया के बाहर माइग्रेट कर रहे हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया के मुकाबले बेहतर है, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज हो, चाहे वो एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट्स हो या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यही नहीं, वीजा फ्री ट्रैवल का डिजायर भी एचएनआईज को दूसरे कंट्रीज के पासपोर्ट होल्डर्स बनने के लिए आकर्षित करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही आज इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग की चर्चे दुनिया भर में है, लेकिन हमारा पासपोर्ट अभी भी काफी वीक है, जिसके चलते वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटीज को अवेल करना इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। हेनले एंड पार्टनर्स के प्राइवेट क्लाइंट्स के ग्रुप हेड डोमिनिक वॉलेक कहते हैं कि इन्वेस्टर्स अपनी फैमिलीज को इंडिया से बाहर रिलोकेट करना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए बेहतर सेफ्टी, सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस और क्रिप्टो फ्रेंडलीनेस जैसे फैक्टर्स टॉप प्रायोरिटीज हैं। इन सब के अलावा दूसरी कंट्रीज की सिटीजनशिप एक्वायर करना भी इन एचएनआईज की मोबिलिटी का एक मेजर कारण है, जो यूरोपियन या किसी स्मॉल आइलैंड नेशन की सिटीजनशिप लेकर आराम से देश के बाहर रहना चाहते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर इन सभी रीजंस को बेस बनाकर इंडियन एचएनआईज जा कहां रहे हैं। दोस्तों, कई ऐसे देश हैं जो इन्वेस्टमेंट करने वाले या फिर बिजनेस सेटअप करने वालों को ईजियर वीजा रूट प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएस EB-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम ग्रीन कार्ड एक्वायर करने का एक इजी रूट है, जिसके लिए 8,00,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। वहीं यूएई का गोल्डन वीजा $5,50,000 के मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे 10 साल तक रिन्यूएबल रेजिडेंस ग्रांट करता है। एक्सोटिक लोकेशंस और टैक्स हेवन का कॉम्बिनेशन एचएनआईज के लिए काफी अट्रैक्टिव होता है, जैसे पोर्टुगल, ग्रीस और मोनाको। पोर्टुगल का गोल्डन रेसिडेंस परमिट प्रोग्राम इस साल सबसे पॉपुलर रहा है। साथ ही ऑस्ट्रिया की सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट ऑफरिंग और सेंट किट्स एंड नेवी सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम भी चर्चा में है। वहीं कनाडा का स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम, जो एंटरप्रेन्योर्स और वेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए कैनेडियन रेजिडेंस और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट को एक्सेस करने का फास्टेस्ट रूट साबित हुआ है। इसके अलावा पिछले 2 सालों में टॉप 5 में इटली का रेसिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, ग्रीस का गोल्डन वीजा प्रोग्राम और स्पेन का रेसिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम मेडिटेरेनियन रीजन का बिगेस्ट अट्रैक्शन रहा है। इससे पहले दुबई और सिंगापुर वेल्दी इंडियन फैमिलीज के प्रेफर्ड डेस्टिनेशंस रहे हैं। टेक एंटरप्रेन्योर्स और वेल्दी इंडियन फैमिलीज के लिए दुबई और सिंगापुर एक लार्ज मार्केट और बेटर बैंकिंग फैसिलिटीज एक्सेस प्रोवाइड करता आया है। दुबई को इनफैक्ट 5th सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है और वो उसके गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्ड ग्लोबल इन्वेस्टर गोल्डन वीजा प्रोग्राम, फेवरेबल टैक्स एनवायरनमेंट, रोबस्ट बिजनेस इकोसिस्टम और सेफ पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए काफी अट्रैक्टिव है। हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट ने यह भी प्रेडिक्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया इस साल हाईएस्ट नेट इनफ्लो ऑफ मिलेनियर्स विटनेस करेगा, जिनकी संख्या 5,200 तक जा सकती है। 2022 में यूएई में रिकॉर्ड ब्रेकिंग एचएनआईज का इन्फ्लक्स हुआ था और उस साल वो 4,500 न्यू मिलेनियर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उधर सिंगापुर में एचएनआईज का नेट इनफ्लो इस साल 3,200 होने के चांसेस हैं और यूएस के मिलेनियर क्लब में 2,100 ऐड हो सकते हैं। नेट एचएनआई इनफ्लो के टॉप 10 लिस्ट में दूसरे कंट्रीज हैं स्विट्जरलैंड, कनाडा, ग्रीस, फ्रांस, पोर्टुगल और न्यूजीलैंड। अब तक यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हायर एजुकेशन और करियर प्रोस्पेक्ट के चलते सिर्फ एचएनआईज के लिए ही नहीं बल्कि लोअर इनकम ब्रैकेट में आने वाले लोगों के लिए भी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन्टेरियो गवर्नमेंट की इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम इंडियंस में काफी पॉपुलर है क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत स्किल और एक्सपीरियंस वाले लोगों को कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में परमानेंट रेसिडेंस प्रोवाइड किया जाता है।
वहीं ऑन्टेरियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम OINP के अंडर एंटरप्रेन्योर्स टीम इनिशिएटिव HNIs के लिए परमानेंट रेजिडेंसी का एक पाथवे क्रिएट कर चुका है। OINP एंटरप्रेन्योर्स टीम के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है 4,00,000 की नेटवर्थ और किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस में $2 लाख की इन्वेस्टमेंट जो इस बिजनेस का 33% इंश्योर कर सके। इससे राइट स्किल्स और एक्सपीरियंस वाले इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर्स के लिए ऑन्टेरियो में परमानेंट रेसिडेंस के लिए अप्लाई करना आसान हो जाता है। यही नहीं, ऑन्टेरियो गवर्नमेंट कई ऐसे प्रोग्राम्स और इंसेंटिव्स ऑफर करता है जो बिजनेस को सपोर्ट और इनकरेज करे। इसके सहारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नए मार्केट्स, कैपिटल और टैलेंट को एक्सेस करना आसान हो जाता है। कनाडा की वाइब्रेंट टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सपोर्ट और जॉब के लिए काफी कंड्यूसिव है। जो एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए सपोर्ट चाहते हैं, उन्हें फ्री लीगल सर्विसेज का एक्सेस भी दिया जाता है और ओंटारियो की कम्युनिटी और बिजनेस नेटवर्क में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जाहिर सी बात है कि ऐसे बिजनेस फ्रेंडली देशों में अपने फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए मिलेनियर्स वहीं सेटल होना चाहते हैं। तो उन सारे प्रोस्पेक्ट को समझने के बाद अब सवाल ये है कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का पलायन किस हद तक इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। दोस्तों, न्यू वर्ल्ड वेल्थ के हेड ऑफ रिसर्च एंड्रू एमोल्स का कहना है कि HNIs का पलायन भारत के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस देश में भारी संख्या में नए मिलेनियर्स उभर रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो 2022 के क्रेडिट स्विस ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डॉलर मिलेनियर्स की संख्या 2026 तक डबल से भी ज्यादा होगी। हाल ही में ग्लोबल रियल एस्टेट एजेंसी नाइट फ्रैंक द्वारा किए गए एक स्टडी में पाया गया कि इंडिया में अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन में 58.4% का राइज देखा जाएगा, जो पिछले 5 साल में सबसे तेज ग्रोथ होगी। अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स वो लोग होते हैं जिनकी नेटवर्थ $30 मिलियन से ज्यादा होती है। ऐसे में नए मिलेनियर्स की संख्या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के आउटफ्लो को इजीली बैलेंस आउट करेगी। हालांकि इन मिलेनियर्स का एक्सोडस देश के टैक्स रेवेन्यू के लिए एक सिग्निफिकेंट लॉस जरूर होगा। साथ ही HNIs का पलायन इंडिया के ब्रेन ड्रेन फेनोमेनन को भी इंटेंसिफाई कर रहा है, जहां स्किल्ड वर्कर्स और प्रोफेशनल्स भारी तादाद में भारत छोड़कर अब्रॉड सेटल हो रहे हैं। ऐसे में सरकार किस तरह से इस आउटफ्लो को रोक सकती है, आइए जानते हैं। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट HNIs को रिटेन करना चाहती है तो उसे पहले अपने टैक्सेशन पॉलिसी और टैक्स रेजिडेंसी नॉर्म्स पे ध्यान देना होगा। HNIs पे एप्लीकेबल हाईएस्ट इफेक्टिव टैक्स रेट है 42.74%, जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट से काफी ज्यादा है। ऊपर से टैक्स रेजिडेंसी नॉर्म्स को मॉडिफाई किया गया है, जिसके तहत नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को 15 लाख से ऊपर इंडियन सोर्स इनकम पे टैक्स किया जाता है। अगर HNIs को इंसेंटिवाइज करना है तो इस टैक्स सिस्टम को और भी रैशनलाइज करना होगा। साथ ही इंडिया को और भी बिजनेस फ्रेंडली देश बनना पड़ेगा ताकि एंटरप्रेन्योर्स को सही इंकरेजमेंट और फैसिलिटी मिले। इस वक्त इंडिया दुनिया के लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम में 3rd पोजीशन में है। सितंबर 7, 2022 तक इंडिया में 107 यूनिकॉर्न्स थे, जिनका टोटल वैल्यूएशन $340 बिलियन था। लेकिन बावजूद इसके कई इंडियन स्टार्टअप्स बाहर मूव कर रहे हैं, जिनको रिटेन करने के लिए गवर्नमेंट को और भी प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने होंगे। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्यों उसके बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। जैसे 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2023 तक जिन स्टार्टअप्स को इनकॉर्पोरेट किया गया वो टैक्स बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उसके लिए उनको डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना पड़ेगा, जो एक ऑपरेशनल रोड ब्लॉक है। ऐसे में गवर्नमेंट को उसके इंसेंटिव्स का लाभ उठाने के लिए कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को सिंप्लीफाई करना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक यूनिफॉर्म कॉर्पोरेट टैक्स रेजिम। दरअसल भारत में कई कंपनीज की पेरेंट होल्डिंग कंपनीज सिंगापुर, मॉरिशस, दुबई, UK और USA जैसे देशों में लोकेटेड हैं, जहां इफेक्टिव टैक्स रेट लो है। एक यूनिफॉर्म रेट इंट्रोड्यूस करने से इंडियन प्रमोटर्स को इंडिया में होल्डिंग कंपनी सेटअप करने का इनकरेजमेंट मिलेगा। इस दिशा में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया गया इंडिया का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड ETF यानी भारत बॉन्ड ETF एक वेलकम स्टेप है। ETF एक तरह का निवेश है जिसे स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदा या बेचा जा सकता है। इसकी ट्रेडिंग वैल्यू उसके द्वारा रिप्रेजेंट किए गए अंडरलाइंग स्टॉक्स के नेट एसेट वैल्यू NAV पे बेस्ड होती है। ETF शेयर प्राइसेस सारा दिन फ्लक्चुएट करते रहते हैं क्योंकि उनका ट्रेड होता रहता है।
ये म्यूचुअल फंड से अलग हैं, जो मार्केट क्लोज होने के बाद दिन में एक बार ही ट्रेड करते हैं। ETF कई इंडस्ट्रीज के अक्रॉस हजारों स्टॉक्स ओन कर सकता है, लेकिन उसे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या सेक्टर तक भी आइसोलेट किया जा सकता है। ETF की एक कैटेगरी है जिनमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और स्टेट और लोकल बॉन्ड्स शामिल हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ ETFs इन्वेस्टर्स को एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफर करता है। भारत बॉन्ड ETF का एडवांटेज ये है कि वो रिटेल और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल HNIs के पार्टिसिपेशन के थ्रू ब्रॉडर इन्वेस्टर बेस इंश्योर करेगा। इससे बॉन्ड्स की डिमांड इंक्रीज होगी और बोरोवर्स यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स CPSUs, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSEs, सेंट्रल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस CPFIs और दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बोरोइंग कॉस्ट रिड्यूस होगी। ETF सेफ्टी, लिक्विडिटी और प्रेडिक्टेबल टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स भी प्रोवाइड करेगा। ETF लॉन्च होने के साथ साथ इंडिया में बॉन्ड ETFs की साइज बढ़ेगी, जिससे कुछ लार्ज स्केल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बॉन्ड मार्केट की ग्रोथ, रिटेल पार्टिसिपेशन का एनहांसमेंट और रिड्यूस्ड बोरोइंग कॉस्ट। इन स्पेसिफिक मेजर्स के अलावा गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मॉडल, सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी के लिए टैक्स इंसेंटिव स्कीम्स के थ्रू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्रमोट करना चाहिए। ये फोकस्ड मेजर्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के आउटफ्लो को कंट्रोल कर देश में इन्वेस्टमेंट्स को इंकरेज करेंगे, जो 2047 तक भारत का $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना भी पूरा कर सकेगा। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, इसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस इफ and how the exodus of millionaires from India hurt its economy. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, UPSC की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का UPSC प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है। दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 30 जून से स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इंग्लिश और हिंदी बैचेस में एडमिशंस क्लोज हो रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी, तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के UPSC एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी।